आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल की वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत से पुनः 10 से 15 क्वेश्चन मैं आज रखूंगा और विश्वास है कि इस वीडियो से भी एक प्रश्न आयोग में पूछे जाएंगे। इन सारे प्रश्नों का जो संकलन है और जो विश्लेषण है, जो ऑप्शन पर बातचीत की जा रही है, उसका मूल ध्येय 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। आइए 15वां प्रश्न जो है उसके ऑप्शन पर विचार विमर्श करते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों को कालक्रम में लगाएं। तो कालक्रम का अर्थ हुआ कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और सबसे बाद में कौन। तो बहादुर शाह जफर, दूसरा बी ऑप्शन में है आलमगीर द्वितीय, फिर सी में है अहमद शाह और डी में है शाह आलम द्वितीय। तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा ए बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय और उसके बाद शाह आलम द्वितीय। इस दृष्टिकोण से पहला प्रश्न का उत्तर जो है वह डी हो रहा है। इसका उत्तर कौन हो रहा है? डी प्रश्न के संदर्भ में देखें तो बहादुर शाह प्रथम का जो समय है वो 1707 से 1712 तक का समय है। फिर अहमद शाह का समय जो है वो 1748 से लेकर के 1754 तक का है। आलमगीर का 1754 से लेकर के 1759 तक है और शाह आलम द्वितीय का समय 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका उत्तर डी होगा। बहादुर शाह प्रथम के बारे में अगर 2-3 तथ्य पर हम बातचीत करें तो सबसे पहला तथ्य तो यही है, उसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात यह है कि उसने उत्तराधिकार के युद्ध लड़ करके गद्दी प्राप्त किया था। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में वह एकमात्र शासक था जो बिना किसी के मदद के अपने बाहुबल पर या अपने सूझबूझ से गद्दी प्राप्त किया था। क्योंकि इसके बाद जहांदार शाह हो या फर्रुख सियर हो या रंगीला बादशाह हो, कोई न कोई उसे शासक बनाने में योगदान दिया, चाहे ईरानी दल का नेता हो, तुरानी दल का नेता हो या हिंदुस्तानी दल का नेता हो। तीसरी बात इसके समय में देखते हैं कि उसने औरंगजेब के विपरीत मेल मिलाप की नीति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो कुल मिलाकर के 5 साल इसके जो शासनकाल रहे उसमें कुछ बातें अच्छी थी जो कहा और समझा जा सकता है। अहमद शाह के बारे में देखें जो 1748 से लेकर के 54 तक रहा। इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था और अहमद शाह अब्दाली को इसने पंजाब में रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय वह पंजाब का गवर्नर था। और इसी का परिणाम जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण किया था 1753-54 में, जो उसका चौथा आक्रमण था, तो उस आक्रमण के समय अहमद शाह अब्दाली ने, जो अफगानिस्तान का था, उसने इसको गद्दी से हटा दिया और उसके जगह पर आलमगीर द्वितीय को शासक बना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहमद शाह के समय की यही मूल बातें हो गई। और आलमगीर द्वितीय की बात करें तो ये 54 से लेकर के 59 तक रहा। प्लासी की लड़ाई उसी के समय हुई थी। और आलमगीर के बारे में देखें तो आलमगीर के बारे में 2-3 बातें हैं। जैसे आलमगीर अपने राज्य से थोड़ा सा दूर ही रहता था, दूर तो शाह आलम ही रहता था। तो कुल मिलाकर के प्लासी की उसके समय की लड़ाई हुई थी, बहुत दिन 4 साल रहा, लेकिन उसके समय वेतन की कमी थी। लगभग 15 दिन ही वेतन मिला था और बाद में इसे मार करके खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। और शाह आलम द्वितीय के बारे में देखें तो ये 1759 से लेकर के 1759 से लेकर के ये 1806 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। और इसके बारे में 3-4 बातें, इसी के समय में बक्सर की लड़ाई हुई, पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी और लड़ाई हुई थी। और इसके समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। इस शाह आलम के समय में ही बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की अर्थात प्रयागराज की संधि के द्वारा बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का दीवानी इसे अंग्रेज़ों को देना पड़ा। शाह आलम गद्दी पर बैठने के समय में बिहार में था और बिहार में वो बहुत दिनों तक 59 से लेकर के लगभग 71 तक बिहार में ही रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाह आलम के बारे में यह कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि उत्तरवर्ती मुगल काल में सैयद बंधु के विषय में सही है। पहला, वे जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया था।
दूसरा है सहिष्णुता और धार्मिक नीति, सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति अपनाया था। अगला साहू के साथ एक समझौता किया था और डी तीनों सही है और ई ए और बी सही है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वह बी होगा। जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने के क्रम में, क्योंकि जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में हिंदुस्तानी दल के नेता जो सैयद बंधु थे उसकी भूमिका नहीं थी, बल्कि ईरानी दल के नेता की भूमिका थी। और ईरानी दल के जो नेता थे वो असद खां था और जुल्फ़िकार खां था, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन जो है, साहू के साथ उसने एक समझौता किया था, ये प्रत्यक्ष रूप में सही नहीं है। वस्तुतः साहू के रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ गया था जिसके साथ एक संधि हुई थी, और उस संधि पर सिग्नेचर करवाने के लिए फर्रुख सियर के को गद्दी से हटा करके रफ़ी उद दर्जात को बैठाया गया था। तो साहू के साथ इसके एक समझौता हुआ। ये समझौता जो है वो मुग़ल शासक के संदर्भ में देखा जाए तो फर्रुख सियर था और वह सिग्नेचर नहीं कर रहा था। इधर साहू की तरफ से हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ था, तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हम देखते हैं कि संधि हुई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन भी सही नहीं है। चूँकि इसमें सी ऑप्शन कोई है भी नहीं जिसमें बी और सी लिखा हो। अब तीनों सही है तो तीनों तो सही है नहीं, इसलिए, और ए बी भी सही नहीं है क्योंकि जहांदार शाह वाला गलत है, तो इसका उत्तर बी हो जाएंगे। और तीसरा चौथा तो है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर बी हो जाएगा। अब अगला ये सही क्रम में लगाएं। अब खेरा की लड़ाई 1707 ईस्वी में हुई थी। ये आपको उस खेरा की लड़ाई का अगर देखें तो 1707 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी, ये आपको सही है। खेरा का युद्ध जो है वो दो के बीच में, जैसे हम देखते हैं कि मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, और मराठों में हम देखते हैं साहू और ताराबाई के बीच में। किसके बीच में? साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी, यह सही है। चमकौर का युद्ध, चमकौर साहब का युद्ध जो है 1703 ईस्वी में हुई थी। तो वस्तुतः ये चमकौर साहब का युद्ध जो है वो 1703 नहीं बल्कि 1704 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1704 ईस्वी में। तो दिसंबर 1704 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी चमकौर साहब में, और इसकी चर्चा, चमकौर साहब की लड़ाई की चर्चा गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जफरनामा नामक पुस्तक में किया है। जफरनामा नामक पुस्तक की रचना गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में किया था, और इसमें कुछ पत्र भी संकलित है जो उन्होंने अंग्रेज को लिखा, औरंगजेब को लिखा था। चमकौर का युद्ध मुगलों और सिखों के बीच में हुआ था। सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे, और मुगलों का नेतृत्व जो है वो आपको वजीर खान कर रहा था। और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी बात यह थी कि गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 43 लोग थे, 40 सिख योद्धा थे, और 3 में 2 उनके सुपुत्र, एक का नाम अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह, और दूसरे का नाम हम देखते हैं कि जुझार सिंह था। तो ये दोनों, और एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, और उसके बाद इधर से मुगलों की तरफ से लगभग 10 लाख लोग थे, और 10 लाख लोग, और इधर से 43, और इन दोनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें मुगलों की हार हुई। लगभग 10 लाख लोगों को मूली गाजर की तरह काट दिया गया, और इधर से भी गुरु गोविंद सिंह जी तो बच गए, लेकिन उनके 2 पुत्र शहीद हो गए, अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो इस तरह से हम देखते हैं चमकौर साहब के युद्ध जो हैं वो 1704 ईस्वी में हुई है, और उन्होंने उस युद्ध के बारे में बताया है कि जब हम वहाँ पहुँच 22 दिसंबर 1704 को, तो किस तरह से हमें घेरने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर के बी ऑप्शन गलत है। अगला, सुकरखेड़ा की लड़ाई निजाम के साथ हुई थी 1724 ईस्वी में। वारिज उधर से मुगलों का दक्कन का सूबेदार था, और इधर हम देखते हैं निज़ाम जो अलग से हैदराबाद राज्य की स्थापना करने के लिए गया था। मुगल उसे रोकना चाह रहे थे, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें निज़ाम की जीत हुई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएंगे पहला और तीसरा, यानी ए और सी, और उत्तर हो जाएंगे इसका डी। कहीं ना कहीं उत्तर इसके डी जाएंगे, और डी का मतलब हो गया ए और सी सही है।
तो अब आइए 18वां क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन को हम देखें तो बिना मुकुट का बादशाह किसे कहा जाता है। बिना मुकुट के बादशाह के संदर्भ में देखा जाए 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, और ए ऑप्शन में है अली गौहर, बी में है रोशन अख्तर, सी में है मुअज्जम और डी में है आलमगीर द्वितीय। इसका उत्तर हो जाएगा ए का मतलब अली गौहर। अली गौहर का अर्थ हो गया कि ये शाह आलम था, और शाह आलम अपनी राजधानी से हमेशा दूर ही रहता था। इसके बारे में हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं कि पहली बात तो यह शाह आलम के बारे में 3-4 बातें कि जिस समय उनको पद मिला था, बादशाह बना था, उस समय भी वो दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में था। दूसरी बात, बहुत दिन तक अंग्रेज़ों के पेंशनर के रूप में इसने काम किया था। इसी ने इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवाने अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। अगली बात हम इसके बारे में देखते हैं कि इसी के समय बक्सर और इसी के समय हम देखते हैं कि ए 18 का उत्तर हो जाएगा ए। इसी के समय बक्सर की लड़ाई, और इसी के समय हम देखते हैं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। और इसके बारे में एक दो और बातें हैं कि गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया था, और जब यह इलाहाबाद में बहुत दिन तक रहा तो इसे हम देखते हैं कि महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया था। 1772 ईस्वी में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। रोशन अख्तर इसके उत्तर नहीं होंगे। मुअज्जम तो बहादुर शाह प्रथम का ही नाम था, जिसे साहिब बेकबर कहा जाता था। आलमगीर के बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। रोशन अख्तर के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर रखा था विस्तार से, इसलिए इस प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 19वां प्रश्न, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया कब किया। पिछले वीडियो में भी इसका उत्तर मैंने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1803, अर्थात 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1803। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1803 में ब्रिटिश से गवर्नर की बात करें तो उसमें ब्लेजली था। 1798 से लेकर के 1805 तक ब्लेजली भारत में गवर्नर रहा, और उसने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की निर्णायक हार हुई और मैसूर के एक बड़े भाग को मुगल राज्य में मिला लिया गया। ये ब्लेजली ने सहायक संधि के माध्यम से भारत के कई शासकों को काफ़ी कमज़ोर किया, और सहायक संधि पर हम लोग आगे विचार विमर्श करेंगे कि वह क्या है। 1757 तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, और 1795 में हम देखते हैं कि कोई वैसी लड़ाई तो बड़ी नहीं हुई, और 1806 में हम देखते हैं कि ये मुग़ल शासक जो हैं, नए मुग़ल शासक आकर के बैठ गए, और उस मुग़ल शासक का नाम अकबर द्वितीय था, जो 6 से लेकर के 37 तक शासन किया था। अब अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, सुमेलित युगों को पहचानिए। सुमेलित युगों को पहचानने की बात करें तो पहला है इसमें लाल कुंवर जहांदार शाह, दूसरा है ईरानी दल सआदत खां, तीसरा है इजारा व्यवस्था भू राजस्व का प्रबंधन, और अगला है मराठों की संधि की मान्यता फर्रुखसियत। अब देखिए, इसमें हम एक कूट देंगे क्योंकि इसमें कूट छुटा हुआ है, तो कूट में देखेंगे तो इसमें उत्तर कौन सही है उस बात की चर्चा मैं कर लेता हूँ। इसका 20वां प्रश्न का उत्तर देखें तो ए भी सही है इसमें, और इसमें सी भी सही है। दो इसके उत्तर ए और सी दोनों सही हैं। अब सुमेलित युग में लाल कुंवर जहांदार शाह के समय में एक उस समय के मोटे तौर पर देखा जाए नर्तकी थे, जिनसे इनका बहुत ठीक संबंध प्रभाव था उनका इस पर। एक बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईरानी दल का नेता सआदत खां नहीं, वो तुरानी दल का नेता था, इसलिए उत्तर गलत है। तुरानी दल का नेता सआदत खां था। और तीसरा, इजारा व्यवस्था भू राजस्व का प्रबंधन था, और ये मुख्य रूप से ठेका पर जो ज़मीन दिए जाते थे उसको इजारा व्यवस्था कहा जाता था। मुगल काल में आप देखें तो कई प्रकार के भू प्रबंधन किए जाते थे। उन भू प्रबंधन में जो कमज़ोर शासक होता था
प्रायः ठेका पर ज़मीनी की वसूली, राजस्व की वसूली की बात दे दी जाती थी और उसे इजारा व्यवस्था कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के अधिकांश स्थानीय शासकों ने और मुगल शासकों ने भी भिन्न भिन्न प्रांतों में इजारा व्यवस्था के माध्यम से राजस्व वसूली पर बल दिया था। और मराठों की संधि की मान्यता फर्रुख सियर ने नहीं दिया, बल्कि फर्रुख सियर के समय में ये सैयद बंधु के साथ और बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि हुई थी, जिसको मान्यता दिलवाने के लिए सैयद बंधु ने फर्रुख सियर को पद से बाहर करके, उनको हटा करके और रफ़ी उद दर्जात को शासक बनाया और उससे उस संधि पर सिग्नेचर करवाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके उत्तर जो हैं वो हो जाएंगे पहला और सी, ए और सी। अब हम लोग 21वां प्रश्न पर विचार करते हैं कि लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था। लौहगढ़ के किला को देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने बनवाया था। यानी गुरु हरगोविंद का अर्थ हो गया कि उत्तर हो जाएंगे डी। इसके उत्तर कौन हो जाएंगे? डी। डी का अर्थ हुआ हरगोविंद। हरगोविंद के बारे में अगर देखें तो छठे गुरु थे। इनके पिताजी गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें जहांगीर ने खुसरो के आशीर्वाद के संदर्भ में उनको हत्या कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरगोविंद ये लौहगढ़ का किला हरियाणा में बनवाए थे, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको राजधानी के रूप में विकसित करने में बंदा बहादुर की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो गुरु हरगोविंद के बारे में और कुछ बात देखें तो उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से मुगलों से टकराया और खास करके शाहजहां और हरगोविंद के बीच में कई लड़ाइयाँ हुई थी। हरगोविंद मीरी और फ़कीरी दो प्रकार के तलवार लेकर के चलते थे, जिसमें जो फ़कीरी तलवार था वो उनके आध्यात्मिक प्रधानता को रेखांकित करता था, और जो मीरी तलवार था वो मीरी तलवार जो है वो किसको रेखांकित करता था? वो राजनीति में प्रमुखता को रेखांकित करता था। और यही बात मुगलों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, उन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाने का प्रयास किया और उन्होंने लोगों को मोटे तौर पर सिखों को मुगलों के विरुद्ध लामबंद करने के लिए हथियार रखने के लिए भी प्रेरित किया था। तो गुरु हरगोविंद कई दृष्टिकोण से सिखों को संगठित करने में अपना योगदान दिया था। बंदा बहादुर इसमें उसको राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। और बंदा बहादुर के बारे में जानते हैं हम लोग कि गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे और ये गुरु कभी नहीं बन पाए, बंदा ही रह गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तो बात ही अलग है, जिसकी चर्चा अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे और वो 9वें गुरु थे, जिनको 1675 ईस्वी में, नवंबर 1675 ईस्वी में शीशगंज दिल्ली में औरंगजेब ने उनका सिर कलम कर दिया था। और गुरु गोविंद सिंह जी की चर्चा हम लोग अगले प्रश्न में करेंगे। अगला प्रश्न में कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 22वां प्रश्न में। तो 22वां, अली गौहर नामक मुगल शासक को बिना मुकुट का बादशाह कहा जाता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि राजधानी से बिल्कुल दूर रहता था, वह बिना मुकुट का बादशाह उसे कहा जाता था पिछले प्रश्न में। और दूसरी बात, आलमगीर द्वितीय अंग्रेज कंपनी का पेंशनर था। तो 22वां प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको ए हो जाएगा। ए का मतलब हुआ कि पहला सही है। तो आलमगीर द्वितीय अंग्रेज़ों का पेंशनर नहीं था, बल्कि आलमगीर द्वितीय जो है वह जो अब्दुल्ला आया था यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली, उसके द्वारा नियुक्त किया गया या बनाया गया मुगल शासक था। और अंग्रेज का पेंशनर जो था वो शाह आलम द्वितीय था, जो 1765 के 65 के इलाहाबाद की संधि के बाद हम देखते हैं 72 तक पेंशनर के रूप में रहा। तो इस तरह से पहला सही है और दूसरा गलत है। अब अगला प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा 22वां प्रश्न का उत्तर फाइनली हो जाएगा आपको ए। 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाइनली ए। अब आइए 23वां प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने फूलों वाला सैर उत्सव प्रारंभ किया था? फूलों वाला सैर उत्सव को प्रारंभ करने वाला कौन शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में है
शाह आलम द्वितीय, दूसरा है अकबर द्वितीय, तीसरा है अहमद शाह और अगला है बहादुर शाह जफर। इसके उत्तर हो जाएंगे बी अकबर द्वितीय, अर्थात अकबर द्वितीय हो जाएगा। अकबर द्वितीय के बारे में देखें तो उसने दिल्ली में मुगलों के शासक के रूप में 1806 से 1837 तक शासन किया था। इसके बारे में 2-3 बातें प्रमुख हैं। पहला, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। दूसरा, अपने पेंशन बढ़ाने के लिए उन्हें राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था और वहीं ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में और एक बात है अकबर द्वितीय के बारे में कि इसने फूलों वाला सैर उत्सव को प्रारंभ किया था दिल्ली में, जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। और चौथी बात है कि उसी के समय मुगल के सिक्के जो हैं वह बंद हो गया। मुगल के सिक्के क्या हुआ, बंद हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके समय के ये एक और महत्वपूर्ण बात कि मुगलों का सिक्का बंद हो गया और उसी के समय में जो मुगल शासक थे और जो अंग्रेज़ थे वो बराबर के स्तर पर मिलना प्रारंभ कर दिए। तो ये इसके समय की विशेषता है। शाह आलम के समय में कुछ ऐसी बातें नहीं हुई थी, अहमद शाह के बारे में भी नहीं, बहादुर शाह जफर के बारे में भी नहीं। अब आइए बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ी चर्चा अगर हम कर लें तो बहादुर शाह जफर जो है वह अंतिम मुगल शासक था। और बहादुर शाह जफर के बारे में देखते हैं कि वह हुमायूं के किला से गिरफ्तार भेज दिया गया और 1862 ईस्वी में वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। 1857 क्रांति में उसने योगदान दिया था। इस संदर्भ में बता रहा हूं कि उसी के परिणाम स्वरूप उसे बाहर भेज दिया गया। अगला है प्रश्न 24वां प्रश्न, नादिर शाह से युद्ध करता हुआ युद्ध वार्ता के लिए किसे भेजा गया था। प्रश्न आ गया करनाल के युद्ध से। नादिर शाह से युद्ध करनाल के युद्ध में हुआ था, जैसा इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। करनाल का जो युद्ध है वो 1739 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में वार्ता करने के लिए मुगलों ने पराजय के बाद किसको भेजा, निज़ाम उल मुल्क को भेजा। वस्तुतः निज़ाम उल मुल्क उत्तरवर्ती मुगल काल का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और निज़ाम के नाम से विख्यात हुआ। निज़ाम उल मुल्क को ही चिनकिलीस खां उसका नाम था और वो निज़ाम उल मुल्क तुरानी दल का नेता था। अब इसके बारे में देखें कि जब नादिर शाह के युद्ध के समय में खाने दौरान जो मुगल मीर बख्शी था उसकी हत्या हो गई और मुगलों ने सरेंडर कर दिया, तो शहादत खां भी गिरफ्तार था। तो शहादत खां के दिमाग में था कि मीर बख्शी का पोस्ट मुझे दिया जाए, लेकिन उसे न मिल करके किसी दूसरे को मिल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि शहादत खान ने जब निज़ाम उल मुल्क ने वार्ता किया नादिर शाह से 50 लाख रुपया लेकर के जाने के लिए उसे कहा और वह जाने के लिए भी तैयार हो गया, तो शहादत खान ने कहा कि आप दिल्ली चलिए। तो वार्ता के लिए उसे भेजा नहीं गया बल्कि उसने विश्वासघात करते हुए उसे दिल्ली बुला लिया। और दिल्ली आने के बाद नादिर शाह ने जो उत्फाल मचाया, उसने जो यहाँ लोगों के साथ कत्लेआम मचाया, जिसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं। लगभग 30,000 लोगों की हत्या की गई। उसने अपने नाम पर खुतबा पढ़ाया, अपने नाम पर सिक्का जारी किया और 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर के यहाँ से गया। इसके साथ साथ कोहिनूर हिला लेकर के चला गया। यहाँ से जो यहाँ पर तख्ते ताउस थे, इनके बैठने के लिए राज सिंहासन था, उसको भी लेकर के चला गया। कुल मिलाकर के मुगलों के समझिए कि इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी और इस सब में कहीं ना कहीं शहादत खां जैसे लोगों की भूमिका रही। तो वार्ता के लिए निज़ाम उल मुल्क को बुलाया गया और उसने चीज़ों को पटरी पर ले आया था, लेकिन शहादत खां ने सब काम को बर्बाद कर दिया। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को यह कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 25वां प्रश्न के बारे में। उत्तर हो जाएगा इसका बी, और बी का मतलब हो गया कि हुमायूं का मकबरा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें उन्हीं को उसका अध्यक्ष माने नेतृत्व दिया गया और उस नेतृत्व के संदर्भ में उस पके हुए उम्र में बहादुर शाह जफर ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जब देखा परिस्थितियां विपरीत है तो भाग करके हुमायूं के मकबरा में छिप गया और वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया।
और हडसन ने गिरफ्तार करके इसे लाया गया और इनके बाल बच्चे को की हत्या कर दी गई और उसके बाद इसे रंगून भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पुराना किला उत्तर गलत हो जाएगा, लाल किला भी गलत हो जाएगा, चांदनी चौक भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। और इस तरह से हम देखते हैं अंतिम मुगल बादशाह को यहीं पर गिरफ्तार किया गया था। अगला, बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया, लेकिन उसे गुजरात नहीं दिया गया। ये प्रश्न जो है, ए ऑप्शन जो है 26 का उत्तर सी होगा, अर्थात पहला सही है और दूसरा गलत है। बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा तो बना दिया था, लेकिन गुजरात उसे नहीं दिया। गुजरात देने का काम कौन किया? तो गुजरात देने का काम किया जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने इसे गुजरात दिया था और जहांदार शाह ने इसे महाराजा की भी उपाधि दी थी। बहादुर शाह प्रथम से अजीत सिंह ने दो चीज़ मांगा था कि जोधपुर और गुजरात दे दीजिए और महाराजा की उपाधि दे दीजिए। न उसको गुजरात दिया गया, न महाराजा की उपाधि दी गई। ये दोनों चीज़ किसने दिया? तो जहांदार शाह ने। तो पहला सही है। बी ऑप्शन में है कि मराठों को दक्कन से न तो चौथ और न ही सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। ये गलत है। मराठों को दक्कन से चौथ वसूलने के अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार जो है वो बहादुर शाह प्रथम ने दे दिया था। और चौथ वसूलने का अधिकार जो है वो किसने दिया? तो चौथ वसूलने का अधिकार जहांदार शाह ने दिया था। अब यहाँ पर दो टर्म है, इस दृष्टिकोण से 26वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखा जाए कि चौथ और सरदेश मुखी क्या है। तो चौथ सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी का अर्थ होता है, मराठों का दावा था कि महाराष्ट्र क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा देशमुख हूँ। देशमुख जमींदारों को कहा जाता था, तो सबसे बड़ा देशमुख हूँ, इसीलिए सरदेशमुख हूँ। और जितने वहाँ के देशमुख हैं वो अपने लगान वसूली का कितना प्रतिशत? तो 10% हमें प्रदान करें। कितना प्रतिशत दें हमें? तो 10% हमें प्रदान करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सरदेशमुखी हुआ। और चौथ का अर्थ हुआ कि जो पड़ोसी राज्य हैं, ये मराठों के पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ के भू राजस्व वसूली का 1/4 भाग किनको दिया जाए? तो मराठों को दिया जाए। तो ये आपको चौथ हो गया। अब अगला प्रश्न है तो उत्तर हो जाएगा इसका आपको से। और 27वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपको जहांदार शाह। इसके उत्तर हो जाएंगे आपको बी, जहांदार शाह। और अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा गालिब किसका राज्य कवि था? तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो बहादुर शाह जफ़र का, यानी कि बी, बहादुर शाह जफ़र का राज कवि था। मिर्ज़ा गालिब का जन्म जो है वो 18 ये आगरा में हुआ था। इसका जन्म 1796 ईस्वी में और 1869 में 69 ईस्वी में उसकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। और 1857 की क्रांति के समय वह दिल्ली में ही था और उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ जायती किया और अत्याचार के बारे में उन्होंने लिखा भी। मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ा था 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, इसीलिए उन्होंने एक पंपलेट भी छापा था जिसका शीर्षक था कौन थे वफादार मुसलमान। तो मिर्ज़ा गालिब एक कवि था। वह उर्दू और फारसी का शायरी करता था और अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण कवियों में उनका स्थान रहा और अभी तक भी उर्दू और फारसी के संदर्भ में वो एक किंवदंती बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के राज कवि के रूप में रहे और उन्होंने उर्दू और फारसी के संदर्भ में काफ़ी कुछ योगदान दिया है। आज के क्वेश्चन को यहीं विराम देता हूं और फिर अगला जो वीडियो होगा वो आपको फिर इसी तरह से कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे जो विश्लेषण किए जा रहे हैं उनके संदर्भ में आप लोग कुछ परामर्श दें और उस परामर्श के हिसाब से मैं इसे फिर सुधार करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इसके लिए एक छोटा सा नोटबुक बना लेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको लगे तो उन तथ्यों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा तो सुना नहीं जाएगा तो रिवीजन तो हो नहीं पाएंगे। तो उसी नोटबुक से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।